ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहस कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन पहले हो या आदमी को पहले सुधारा जाए और चरित्र निर्माण पहले हो। बजरंग मुनि जी, जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बातें कही थी, जन लोकपाल बहुत कठोर ला दिया जाए, कानून बहुत कठोर बना दिए जाए, बहुत कठोर कानून देश में पहले से मौजूद हैं और सबका माखौल उड़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, दहेज विरोधी कानून है लेकिन खूब दहेज दिया जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जिन्हें ठोकर मारी जाती है। तो सिर्फ कानून बनाने से, व्यवस्था परिवर्तन से क्या होगा? एकदम सीधी सी बात है कि ये कानून ही तो चरित्र पतन के कारण है। पुराने जमाने में इतने लोग न्यायालय में झूठ मोने ही बोलते थे, समाज में तो बोलते ही नहीं थे। आज एक आदमी भी न्यायालय में सच तो बोलता ही नहीं है, समाज में भी सच नहीं बोलता है। कानून जितने ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा चरित्र गिरेगा, ये स्वाभाविक है। तो वर्तमान समय में भ्रष्ट लोग वहां बैठे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इतना कानून बनाओ कि एक भी आदमी सिर उठाकर न चल सके। हाँ, अजय जी, कहना है कि संसद में जितने लोग जाते हैं, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो भ्रष्ट हो जाते हैं या भ्रष्ट होते हैं। कानून वही बनाते हैं, तो इससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आज के समय में व्यवस्था को बदलना है तो कानून से ही तो बदला जाएगा, फिर कैसे बदलेंगे? हमने अपने यहाँ शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण की कोशिश कब की? कभी नहीं की। हमने तो आज़ादी के बाद से मान लिया कि बस पर्याप्त है। और जो सत्ताधारी थे उनको इस बात में कोई रुचि थी ही नहीं कि जनता का कुछ चरित्र निर्माण किया जाए, समाज में परिवर्तन लाया जाए। शिक्षा की किताबें तो कंपलसरी ये पढ़ाई जाती हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर जब डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर हर्षवर्धन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने चरित्र निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक कैलेंडर निकाला था 12 महीने का। हाँ। और नैतिक शिक्षा का पीरियड लागू किया था। हाँ। दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने बदल दिया उसको, और बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा आनी प्रारंभ हो गई थी। मैंने जो उदाहरण इजराइल का लिया इसीलिए दिया। शिक्षा अगर आधारभूत परिवर्तित की जाए, उस नैतिक शिक्षा उसमें लागू की जाए, आप बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। अगर डॉक्टर नैतिक नहीं है, संस्कारित नहीं है, तो वो गलत काम करेगा। इंजीनियर अगर संस्कारित नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो गलत काम करेगा, भ्रष्ट होगा। आईएएस इतने बन जाते हैं, उनके अंदर नैतिकता नहीं है, उनको नैतिक शिक्षा मिली ही नहीं, तो वो भ्रष्ट होंगे। और तो देश का उत्थान कैसे कर सकते हैं? आप दोनों सज्जनों से मेरा, क्या शिक्षा से कभी चरित्र भी बनता है क्या? शिक्षा से कोई चरित्र नहीं बनता है। शिक्षा का काम है कैपेसिटी डेवलपमेंट। ये जो द्रोणाचार्य थे वो दोनों को तो बराबर शिक्षा दे रहे थे, तो एक बन गया युधिष्ठिर और एक बन गया दुर्योधन। क्यों नहीं दुर्योधन चरित्रवान हो गया? एक तो शिक्षा थी दोनों की। शिक्षा का चरित्र पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। चरित्र पर प्रभाव पड़ता है 3 बातों का: जन्म पूर्व के संस्कार, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक परिवेश। और इन तीनों से चरित्र बनता है और शिक्षा उस बने हुए चरित्र का डेवलपमेंट करती है। अच्छा बनेगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, बुरा होगा तो बुरा डेवलपमेंट होगा। शिक्षा कोई चरित्र निर्माण में नहीं। तो डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। आजादी के बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं किया गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमने डॉक्टर इंजीनियर बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि 2 साथ-साथ शिष्य एक जैसे माहौल में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन परिवेश उनका अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग रहे और दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग हो गया। तो शिक्षा ने कहाँ अहम रोल निभाया? अहम रोल उसके सामाजिक परिवेश ने निभाया, व्यवस्था ने निभाया। ऐसा है कि शिक्षा भी परिवेश का ही एक हिस्सा है। शिक्षा में यदि ऐसा वातावरण है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं इस देश के लिए जीऊंगा, इस देश के लिए मरूंगा, तो वहां से उसके चरित्र का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, यानी कि पहले वो वातावरण बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हाँ, तो वो तो जो शिक्षा पद्धति के अंदर उस प्रकार की बातें लानी पड़ेंगी। शिक्षा पद्धति इस प्रकार की बनानी पड़ेगी जैसे कि तमाम जो दुनिया शिक्षा तो एक जैसी मिली ना दोनों को। तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, रामानुजगंज क्षेत्र के लोग, वो टोटल आदिवासी लोग हैं। 95% शराबी हैं, 99% गरीब हैं और अपढ़ हैं। ये तीनों बातें हैं। ठीक है। सत्य बोलते हैं, भ्रष्ट बेईमानी नहीं करते हैं, किसी का उधार लेंगे तो देंगे, मतलब चरित्रवान है जी, और मानवता का व्यवहार करते हैं। जन्म से आए हैं क्या जी? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, किसी ने तो तो मैं आपको बता दूं कि वो अशिक्षित हैं, उनको वहां जा करके जो शिक्षित लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर से जाते हैं, संपन्न लोग भी जाते हैं, इस प्रकार के जो बड़े लोग, अफसर लोग, व्यापारी लोग जाते हैं, वे लोग उनकी लंगोटी पर भी बुरी नजर लगाते हैं। प्रश्न ये है कि शिक्षा
शिक्षित लोग ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं कि वो अजय जी, अशिक्षित लोग ज्यादा अजय अच्छे जी, दिख रहे हैं? एक कौन है बैकवर्ड, कौन है अजय जी, फॉरवर्ड? जब वो उत्तराखंड शिक्षा बना, ये जो वहां जा रहे हैं उनके उस शिक्षा में चरित्र निर्माण था कहाँ? तो कहाँ कहाँ है ऐसा चरित्र निर्माण? आप एक आध तो दिखा दीजिए सारे अजय जी, हिंदुस्तान जब में। पूरे उत्तराखंड बना, हिंदुस्तान में वहां एक के दिखा लोग दीजिए आमतौर पर चाय की दुकानों पर ये बात करते मिल जाते हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं कि जब तक बाहरी लोग यहाँ नहीं आए थे, यहाँ चोरी नहीं होती थी, अपराध नहीं होते थे, अच्छे चरित्र के लोग थे, लेकिन विकास नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब व्यवस्था आ गई है, चरित्र खत्म हो गया है, वहाँ खूब चोरियां हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या हुआ? व्यवस्था बदली तो किसी खराब चीज के लिए, यानी व्यवस्था बदलने के बाद में उसके परिणाम समाज के लिए घातक हुए। तो क्या तो व्यवस्था इसका न बदली है जाए? कि यदि व्यवस्था परिवर्तन हो, हाँ। लेकिन समाज के हित में हो, और समाज उसके के लिए हित में हुआ ना, परिवर्तन वो लोग ही करें कि समाज जो के हित हित में में हुआ, हो। वहाँ सड़कें बन गई, वहाँ औद्योगिक मैं आपसे चरित्रवान सहमत चरित्रवान हूं। लोगों के द्वारा व्यवस्था यदि परिवर्तित की जाएगी वो स्थायी होगी, लंबे समय तक चलेगी। विक्रमादित्य का इसका उदाहरण है। उस बहुत लंबे समय तक, सैकड़ों वर्ष जो व्यवस्था उसने लागू कर दी थी, हर्षवर्धन के काल तक वो व्यवस्था चलती रही। और ह्वेनसांग फाइयान जैसे आदमी अच्छे चीनी लोगों आए ने यहाँ पर, व्यवस्था बना दी है, उन्होंने जो ये यात्रा बात- का वृत्तांत दिया है कि अच्छे यहाँ लोगों ताले ने भी नहीं व्यवस्था लगते बना थे। दी है, ऐसे कई महिलाएं उदाहरण कितने मिलते भी हैं आभूषण कि वो पहन कर व्यवस्था निकल लंबे जाती समय थी। तक अच्छी ये बनेगी। बात बहुत सुन ये लीजिए चरित्रवान कि की थी। मेरे दादाजी 28 धर्मशाला बना करके मरे थे और आज सारी 28 के 28 गिर गई। विक्रमादित्य ने फलाना किया था, चाणक्य ने फलाना किया था, तुम क्या कर रहे हो ये भी तो बताना तो पड़ेगा ना। संस्कार लेंगे हम, तो वो क्या वजह से संस्कार तो लेंगे ना कहीं ना कहीं उनसे संस्कार लीजिए। तो कहाँ ले पा रहे मैं हैं? नहीं सिर्फ रोक बातें कर रहे हैं, हम ले शिक्षा कहाँ में पा रहे है हैं? कहाँ? शिक्षा में है कहाँ? शिक्षा में कहाँ विक्रमादित्य है? का चैप्टर होता है। छत्रपति शिवाजी के जानते बारे हैं में सब कहा गया है शिवाजी के बारे कि में भी। छत्रपति शिवाजी लुटेरा था। छत्रपति शिवाजी की नहीं, राजनीति क्यों ठीक है, नहीं ठीक है, दिखाया किसी गया? किताब में कहा गया है, है बहुत ना सारी किताबों में किताबों अच्छाई भी लिखी गई है, उससे कितना लोगों ने असर लिया। नहीं बहुत सारी शिक्षा का किताबों में- बहुत असर जाता है। छोटे हाँ, बच्चे ठीक है, पर जो ठीक है। संस्कार पड़ जाता है जिंदगी भर रहता है। हाँ, ये बात मैंने बच्चे मान पर ली। जो संस्कार पड़ जाता है वो जिंदगी भर रहता है। अच्छा, एक मैं व्यक्तिगत ईमानदारी सवाल का करूंगा। संस्कार अगर छोटे बच्चे पर पड़ जाएगा वो जिंदगी भर रहेगा। एक व्यक्तिगत में सवाल करूंगा अजय मित्तल जी से। पता नहीं इसकी अनुमति वो देंगे या नहीं, लेकिन इनके बारे में कुछ बताना भी चाहूंगा दर्शकों को। वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और इनके साथ एक प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। अजय मित्तल जी, जब इमरजेंसी का वक्त था, 1975 की बात है, तब आईएएस क्वालिफाई किया, साक्षात्कार क्वालिफाई किया, और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेने के लिए गए तो इनसे कहा गया कि आप ये समर्थन करेंगे कि आप इंदिरा गांधी के समर्थन में हैं, और इन्होंने तब मना कर दिया कि मैं इंदिरा गांधी के समर्थन में नहीं हूं, और आईएएस की नौकरी ठोकर मारकर आ गए। उस वक्त आपने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, आईएएस बनकर आप व्यवस्था परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन अपने चरित्र पर आप बने रहे कि नहीं, मैं ये झूठ नहीं लिख सकता। क्या उसके बाद आप चरित्र व्यवस्था परिवर्तन कुछ कर पाए, समाज के लिए कितना कुछ कर पाए? वैसे पूरी बात ऐसी है कि इंटरव्यू के समय में हमसे अपनी लोकेलिटी के 2 सम्मानित लोगों के नाम पते लिखवाए जाते हैं। हाँ। उस समय जब पुलिस रिपोर्ट बनती है तो वो जो पुलिस अधिकारी आते हैं रिपोर्ट के लिए, वो उन सम्मानित लोगों से बातचीत करके आते हैं। हाँ। तो वो जब उनसे बात करने गए हमारे जो लोकेलिटी में, तो उन्होंने बताया कि ये तो आरएसएस का है भाई। अब ये जब दोनों ने बता दिया, तो जब ये दोनों अधिकारी मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह से आपके बारे में सुनने में आया है कि आप आरएसएस के आदमी हैं, तो बताइए क्या करना है। यानी उन्होंने संकेत दिया कि मैं उनको कुछ रुपए दे दूं तो वो इस जो तथ्य की अनदेखी कर देंगे और रिपोर्ट में लिखेंगे नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखिए, जो सच्चाई है उसको मैं बदलने के लिए आपसे नहीं कहने वाला। तो ये बात पहले हो चुकी थी। इंदिरा गांधी या बाकी जो सारी बातें हैं वो तो बात की है, मुझको पता था कि भाई मेरे विरुद्ध जो है वो बहुत हैवीली लोडेड है मामला। ठीक है। और लेकिन मैं दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा चरित्र से हटकर, अगर वहां लिख दिया जाता और वहां आप आईएएस बन चुके होते तो शायद आप जो चाहते थे वो उस तरह से समाज को ज्यादा अच्छी तरह से परिवर्तित कर सकते थे, अपनी बातें पहुंचा सकते थे, अगर वो अच्छी बातें होती तो। ये इसमें दोनों बातें हैं। एक बार यदि मैं समझौता करके और झूठ बोल करके या उनको रिश्वत दे करके अपने पक्ष में करवा लेता, तो उसके संबंध में मुझे फिर पूरी जिंदगी होता है कि फिर मैं भी उसी प्रकार का समझौतावादी बन जाता। ये क्या आवश्यक है कि जैसा मैं पहले था वैसा ही बना रहता। मेरे साथ के 6 लड़के, हम लोग एमएससी फिजिक्स के 60 का बैच था, 8 लड़कों को आईएएस में नियुक्ति मिली। बजरंग मुनि जी, मैं अगर रोक के आपसे माफी के साथ ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल उस वक्त का नहीं है, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर चरित्र के साथ समझौता कर और व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश में लग भी दी जाए और व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जाए, तो वैसा ही व्यवस्था परिवर्तन होगा। जो खराब व्यक्ति करते हैं वो व्यक्ति भी खराब हो जाएगा। कहना ये है कि जब व्यवस्था दूषित हो तो उसे आपातकाल माना जाए।
और आपातकालीन, अगर युधिष्ठिर को कृष्ण ने अगर ने ठीक से नहीं टाइट किया होता किसी तरह से चालाकी उलाकी करके, तो युधिष्ठिर भी तो मारे जाते। महाभारत तो पूरा बताता है। प्रश्न ये है कि विशेष परिस्थितियों में जब आपातकाल होता है, तो आपातकाल में धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जैसे राम, तो जब वो मेघनाद यज्ञ करने लगा, राम ने तो हमेशा जीवन में 100 बार कहा था कि यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्मा, और जब बताया गया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा है तो राम ने कहा विध्वंस कर दो। कहे श्रेष्ठ तमम कर्मा, कहे आपातकालीन परिस्थितियों में धर्म की परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों में चरित्र को बाद में देखा जाएगा, अभी तत्काल तो ये चरित्र ही तो नुकसान कर रहा है। रोज बीमारियां नई नई हैं, सिर्फ पुरानी बातों को लेकर के तब ऐसा हुआ था, तब वो बीमारी नहीं थी ना। अब बीमारी नहीं है तो इलाज नहीं खोजने पड़ेंगे। नई बीमारियों पर पुराने इलाज कब तक थोपते रहेंगे? देखिए, मैं एक बीमारी के आधार पर डॉक्टर का उदाहरण देता हूं। शल्य चिकित्सक है कोई, या कोई डॉक्टर है, और कोई मरीज उसके पास फोड़े फुंसी उसको निकल रहे हैं, वो उसके पास जाता है और वो उसका इलाज बार बार करता है, उसके फोड़े काट देता है, शल्य चिकित्सा से उसके शरीर के अंदर घाव कर देता है। और एक चिकित्सक दूसरा है, उसके पास हो जाता है तो वो कहता है कि नहीं, इसका रक्त दूषित हो गया है इस शरीर का, इसमें बार बार इसलिए फोड़े फुंसी निकल रहे हैं। तो रक्त यदि शुद्ध हो जाएगा तो ये फोड़े फुंसी निकलने बंद हो जाएंगे, शरीर की ये रोग समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। वो उसका निदान उस तरह से करता है, रक्त को शुद्ध कर देता है। यही इस राष्ट्र रूपी, देश रूपी शरीर के रूप में देखना चाहिए। शरीर के इस देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं, व्यवस्थाएं ठीक करना, रक्त को शुद्ध करना पड़ेगा ना। लेकिन व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। पहले वो फोड़ा यदि व्यक्ति ठीक हो गया, मैं आपसे एकदम पूरी तरह सहमत हूँ कि समाज का जो रक्त दूषित हुआ है, उसमें व्यक्ति का चरित्र सुधारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज का जो रक्त है उस रक्त को ठीक करना पड़ेगा, समाज का। और आप कह रहे हैं व्यक्ति का चरित्र, समाज का नहीं, समाज का मतलब व्यवस्था के द्वारा जो रक्त दूषित किया जा रहा है। वर्तमान समय में रक्त समाज में समस्याएं पैदा नहीं हो रही हैं, परिवार टूट नहीं रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, समाज में वर्ग विद्वेष फैलाया जा रहा है। तो आप तो एक 4 लोग हैं कि सड़क पर रोज गंदा करते रहे और हम उस सड़क की सफाई करते रहे, ये कैसे चलेगा? और आप बार बार तो किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? ये है कि क्या व्यक्ति निर्माण के बगैर ये समाज रचना बदली जा सकती है? भाई जब पूरी तरह बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है अजय जी, ठीक है, पहली इकाई है, व्यक्ति तो बदलना होगा, व्यक्ति बदलेगा तभी दीर्घकालिक वृद्धि और विकास का जो नियम है वो यहाँ लागू होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता भारत जैसे देश में, जहां हर 10वें घर पर एक प्रचारक हैं, हर 20वें घर पर एक साधु संत हैं, हर 100वें घर पर एक अच्छे सज्जन हैं जो अच्छे उपदेश दे सकते हैं, है ना? उसके बाद भी इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने मौलवी साहब हैं, इतने बाकी धर्मों के धर्माचार्य हैं, वो सब अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। इतना शायद किसी देश में नहीं होगा, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा निरंकुश लोग हो रहे हैं, बलात्कारी पैदा हो रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। जो जितनी दवा की जा रही है उतना ज्यादा खराबी आ रही है। भाषण देने में और शिक्षा देने में दोनों में अंतर। हाँ, तो शिक्षा दी कैसे जाएगी? भाषण दिया और लोगों ने सुना, अपने अपने कामों पर चले। ठीक है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, 4 कंधों पर जाता है, शमशान में सब सोचते हैं यार काहे को बेईमानी करी। सब लोग तो ऐसे ही चले जाते, खाली हाथ ऐसे ही निकल जाते हैं, किस बात के लिए? और वहां से लौटने के बाद फिर वही अपने उसमें भ्रष्ट जीवन में व्यक्ति लग जाता है। वो थोड़े समय की होती है। यदि हम अपने युवकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने ऐसे उदाहरण लाते कि महर्षि अरविंद थे, ICS किया लंदन में, और उसके बाद में ज्वाइन नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस ने ICS किया, 6 मास की ट्रेनिंग भी ली, पर ज्वाइन नहीं किया, देश के लिए निकल पड़े। भगत सिंह थे, बहुत अच्छे घर के, जो खाते पीते घर के थे, क्रांतिकारी दल में आए। तो जब पूरे दिन में 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था, जाड़े में जो ठंडी जमीन पर सोते थे, ओढ़ने के लिए जो टाट का इस्तेमाल करते थे, या अपनी पगड़ी जो है खोल लेते थे। जो जिन्होंने देश के लिए इस प्रकार से त्याग किया है, यदि इनके उदाहरण लोगों के सामने लाए जाते तो हमारे विद्यार्थी, हमारे युवकों के मन के अंदर देश के प्रति भाव पैदा होते। लेकिन व्यवस्था को क्या व्यवस्था से दूर जाकर बदला जा सकता है? मैं कि इसके बाद पुराने जमाने में जिस तरह क्रांतिकारी पैदा हुए, गांधी पैदा हुए, विवेकानंद पैदा हुए, फलाने ठिकाने राम और कृष्ण पैदा हो गए, सन 47 के बाद एक भी नहीं पैदा हो रहा है। एक छोटा सा जयप्रकाश पैदा हुआ तो नया जयप्रकाश भी नहीं बन पा रहा है। तो ये जो
टूटन आ रही है, हाँ, जो मतलब हम नीचे लगातार अच्छे जा लोग रहे तो अब हैं, भी होंगे ना, तो हम क्यों नहीं आगे अच्छे बढ़ लोग पा तो रहे कभी हैं? एकदम इसके में विलुप्त तो कभी नहीं कहाँ होते, पर गड़बड़ अच्छे है? लोग तो अब भी हैं। ये तो कहना गलत है कि भाई अब अच्छे लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, केवल स्वयं को हम ही अच्छे हैं ऐसा मान करके कोई गुरूर दिखाना ठीक नहीं है। अब जैसे बाबा साहब थे, जब वो कानून मंत्री थे भारत के, तो उनका एकमात्र बेटा, उनके 5 संतान हुई, 4 मर गई बचपन में ही। एक अकेला बेटा जिसको वो बहुत प्यार करते थे, वो 2 उद्योगपतियों को उनके हवाई जहाज में लेकर के ही दिल्ली आया अपने पिता से कोई सिफारिशी पत्र मांगने के लिए। जशवंत नाम था इनका, भैया साहब बोलते हैं उनको। तो यशवंत जी ने आकर कहा कि जो पिताजी इन दोनों के लिए इस तरह से एक चिट्ठी दे दीजिए। तो बाबा साहब ने अपने उस सबसे प्यारे और एकमात्र इकलौते पुत्र के लिए कहा, अरे मूर्ख, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई सिफारिशी पत्र दे दूंगा? मैं यहाँ तेरा बाप नहीं हूं, मैं भारत का कानून मंत्री हूं। और ये कह करके यशवंत को उन्होंने अपने अपने कमरे से उन दोनों उद्योगपतियों सहित बाहर निकाल दिया। इस तरह के उदाहरण यदि देश के सामने लाए जामे तो कोई कारण नहीं है कि हमारे उदाहरण हो गया बाबा साहब का। यही बाबा साहब जिंदगी भर जब तक जिए तब तक प्रधानमंत्री बनने के लिए तिकड़म करते रहे कि नेहरू को कमजोर करो, गिराओ और मैं बजरंग मुनि जी आपसे ये, हाँ, ठीक वो है, तो बड़ी समस्या है। मैं जानता हूँ, तथ्यों द्वारा मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ, अच्छाई भी जानता हूँ, बुराई भी ठीक है, जानता ये हूँ। आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। मैं बजरंग मुनि जी, अच्छाई भी है। बजरंग जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ। 65-66 साल हो गए देश को आजाद हुए, जो योजनाएं बनाते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ जो मस्तिष्क है वो योजनाएं बनाने की कोशिश करता है। IAS PCS बड़े कड़े एग्जाम होते हैं, आज तक कोई ब्रेन नहीं ऐसा निकला। सबसे धूर्त लोग बैठ करके योजना बना रहे हैं, उसी का ये दुष्प्रभाव तो यही कारण मैं जानना चाहता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन होगा कारण कैसे? यह है, कारण यह है कि सारे जो माने शरीफ लोग हैं, वो सारे शरीफ लोग कहते हैं कि तुम चरित्र निर्माण करो, उन लोगों को खाने दो, और हम तो चरित्र निर्माण कर लेंगे। चरित्र जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, समाज के द्वारा बनता है, कानून से नहीं बनता है। और वो लोग चरित्र बिगाड़ रहे हैं, हम बनाते हैं 5% समाज में। एक बात हमेशा घर में समझाई जाती थी, गुस्सा मत करो। अगर आप गुस्सा करोगे, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, आपने भी गुस्सा किया, बात बढ़ जाएगी। अगर वो व्यक्ति शांत हो जाए और से संभालने की कोशिश की करे तो बात संभल जाती है। ये अक्सर देखा भी जाता है, आम व्यवहार में देखा जाता है। वो फसाद नहीं होगा, वो दंगा नहीं होगा। 99 बार बार बर्दाश्त करने के बाद समय बार में फाइनल कर दो उसको, काहे के लिए फिर जिंदा रहेगा, ना झंझट पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा कहीं नहीं कहा है। ये तो क्या हुआ उसने 99 बार चरित्रवान नैतिक व्यक्ति, जिसको राष्ट्र का ज्ञान है, जिसको दिशा है, वो एक व्यक्ति भी शासन व्यवस्था को बदल सकता है। बदल दिए सब पूरा, आज बदल सकता है। 60 साल में जहाँ एक भी धूर्त अगर रहेगा तो वो सारी व्यवस्था को बिगाड़ करके हमारे सामने उदाहरण है ना, गुजरात का उदाहरण है। सभी अच्छे कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो आज तो गुजरात का तो हमारे यहाँ उदाहरण है। अकेले मोदी ने व्यवस्था को कुछ परिवर्तित किया है कि नहीं किया? ठीक है, कोई विकास किया है, विकास की तरफ लेके गए नहीं, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, होंगे ना, लेकिन एक व्यवस्था को बहुत सारे परिवर्तित किया ना। एक यहाँ छोटे तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे व्यक्ति जो समाज की पहली यूनिट है, पहली इकाई है, अगर उसमें बदलाव नहीं किए जाएंगे तो पूरा सिस्टम, पूरा समाज वो कैसे बदलेगा, या अगर बदल भी गया तो उसका फायदा क्या होगा। साथ साथ जनता जनार्दन के पास जाएंगे, पूछेंगे उनके कुछ सवाल हैं क्या, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे और समाधान की ओर बढ़ेंगे।